हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो में हम एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेनली एमपी को कितने ज्योग्राफिकल डिवीजन में बांटा जाए, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैप देख के आप क्लियरली बता सकते हैं। मैं मैप बना लेता हूँ। फ्रेंड्स ये एमपी का मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली एमपी के मैप में यहाँ पे नर्मदा नदी जाती हुई दिखेगी आपको। ओके, तो ये नेचुरली डिवाइड है। हम मैप देख के बता सकते हैं एमपी को 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मेनली एमपी को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो फर्स्ट नंबर है ये आप देखेंगे एमपी में नॉर्थ की साइड है, मध्य प्रदेश में ऊपर की साइड है, इसलिए मध्य प्रदेश का ये उच्च हिस्सा हुआ। हिंदी में बोलेंगे तो मध्य प्रदेश का ये उच्च हिस्सा हुआ, क्योंकि ऊपर की साइड है। तो इस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये उच्च की साइड है, ऊपर की साइड है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। अब ये जो नर्मदा नदी के नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यानी सतपुड़ा मैकाल सीरीज। और ये जो थर्ड वाला हिस्सा है इधर, इसको हम वैसे तो पूर्वी पठार बोलते हैं, लेकिन ये पूरब में पूरा बघेलखंड का पठार है, तो इसको बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। ये 3 पार्ट में मेनली एमपी को डिवाइड किया गया है, या एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन है। लेकिन फ्रेंड्स पेपर में हमेशा ये पूछा जाता है एमपी को टोटल कितने ज्योग्राफिकल डिवीजन में बांटा गया है, टोटल कितने भौगोलिक विभाजन किए गए। तो इसका आंसर 7 है, क्योंकि ये जो हमने मध्य उच्च प्रदेश पढ़ा था, यानी मध्य प्रदेश का जो उच्च हिस्सा पढ़ा था, इसको भी 5 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको अगर 5 भागों में डिवाइड किया तो 6वां भाग ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और 7वां भाग ये पूर्वी पठार। तो इस तरह से टोटल 7 भागों में डिवाइड है। तो जब क्वेश्चन पूछें तो आप ध्यान रखना मेनली पूछा है या टोटल पूछा है। वैसे ज़्यादातर टोटल ही पूछते हैं। अब जो मध्य उच्च प्रदेश के यानी सेंट्रल हाईलैंड्स के जो 5 पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक तो है मालवा का पठार, दूसरा है नर्मदा सोन वैली। ये जो फ्रेंड फर्स्ट वाला मालवा का पठार है वो रफली आप यहाँ देख लीजिए, ये इतना सा है। ये मालवा का पठार है पूरा। तो आपको ये लग रहा होगा 1 नंबर की पूरी जगह तो मालवा के पठार ने घेर ली। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये भी जगह बची हुई है, ये सारी जगह बची हुई है, उसमें बाकी आ जाएंगे। सेकंड जो नर्मदा सोन वैली है वो नर्मदा नदी के आसपास हो जाएगा पूरा। पॉइंट नंबर सी है मध्य भारत का पठार, यानी कि मध्य भारत प्लेट्यू। इसमें हम ये देखेंगे आधा भिंड, यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ एक कुछ हिस्सा आएगा, यहाँ कुछ हिस्सा आएगा, और ये वाला हिस्सा मध्य भारत का पठार होता है। डी होगा रीवा पन्ना का पठार। ये तो सबसे सिंपल है क्योंकि नाम में ही गया है, यहाँ पे रीवा और पन्ना है, तो इस एरिया को रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं। और लास्ट है इसमें बुंदेलखंड का पठार, जो यहाँ से इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं। फ्रेंड्स हम ये 7 पार्ट को, 5 तो ये मध्य उच्च प्रदेश का, 6वां सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और 7वां पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठार, इस 7 को हम डिटेल में देखेंगे। हर छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड जब से ये 2000 में एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है तब से ये टोटल 7 भागों में बटा हुआ है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ और एमपी साथ में था 2000 से पहले, तो ये स्टेट 9 भौगोलिक प्रदेश में, भौगोलिक डिवीजन में बटा था, जिसमें तो 7 तो हम पढ़ चुके हैं ये एमपी वाले, और 8वां था महानदी बेसिन, और 9वां था दंडकारण्य प्रदेश। ये आज के छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, इसलिए सिर्फ 7 बचे हुए हैं। फ्रेंड्स इतना पढ़ने के बाद सिर्फ 2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बचते हैं, मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए होता है मालवा का पठार। जब ये हम डिटेल में देखेंगे तो ये हमने ऑर्डर में ही लिखा है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, तो मालवा का पठार देखते ही हम लोग ए टिक कर देते हैं, जबकि हमेशा हमें चारों ऑप्शन देखने होते हैं। कहीं उसमें बीच में मध्य उच्च प्रदेश तो नहीं लिखा है। अगर मध्य उच्च प्रदेश कहीं लिखा हुआ तो आपको वही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला एरिया सबसे बड़ा है। इसी के अंडर तो सारे आ रहे हैं, ये मालवा, नर्मदा, मध्य भारत, रीवा पन्ना एंड बुंदेलखंड। तो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो गया। और दूसरा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र क्या है, मतलब एमपी का पानी कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा। और ऑप्शन में डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पर होता है नर्मदा सोन वैली,
और किसी ऑप्शन में होता है गंगा रिवर बेसिन। तो जब हम कम पढ़ते हैं तो गंगा रिवर बेसिन तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गंगा तो एमपी से गई ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ से जो एमपी के ऊपर से जो यमुना गई है और यहाँ से गंगा गई है, तो एमपी की बहुत सारी नदियाँ यहाँ यमुना में जाती हैं और सोन नदी ये सब गंगा में जाती हैं। तो एमपी का बहुत सारा पानी गंगा में चला जाता है, इसलिए एमपी का सबसे बड़ा बेसिन गंगा रिवर बेसिन है। ये 2 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन के आंसर आप याद रखना। तो अब टोटल 7 भागों में ये बट चुका है, भौगोलिक विभाजन 7 भागों में हो चुका है और हम इसको सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एमपी के मैप में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इतना जान लिया तो आपके 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होने लगेंगे। तो इसके लिए हम एमपी का मैप बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा रफ मैप नहीं बना सकते क्योंकि हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो शिवपुरी का गड्ढा है वो दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मैंने रफ मैप बनाया है, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखा है। एक जो शिवपुरी वाला गड्ढा है ये दिखाया है, और ये जो गड्ढा मेन गड्ढा था सबसे पहले हम वीडियो से ये देख रहे हैं, इस गड्ढा के नीचे गहरा सागर है। ओके, ये हमने दिखा दिया। और यहाँ पे जो गहरा गड्ढा है ये पन्ना है, इसके नीचे पन्ना आएगा वो दिखा दिया। और ये इसके पीछे जो शहडोल वाला है वो देख लिया। इधर सबसे इस साइड अलीराजपुर है, लेकिन अलीराजपुर बाहर जाने से पहले थोड़ा अंदर जाता है, वो है ये बुरहानपुर बैतूल, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बालाघाट ये है। फ्रेंड्स, इन सातों ज्योग्राफिकल एरिया को हम मैप में एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं, जिससे हमारे 30 से 40% क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, यहाँ से एक एस बनाएंगे हम। एस कैसे बनाएंगे, जैसे ये एस का ये मोड़ आ रहा है, ये इससे पहले ही आ जाना चाहिए। आप ऐसा मत कर देना यहाँ तक आए, ऐसा नहीं। ये जो लाइन है ना शिवपुरी का ये वाला गड्ढा, इससे पहले एस मुड़ जाना चाहिए। ये मुड़ गया और यहाँ जाके इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। जो हमारा गड्ढा है यहाँ तक यूपी है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ ख़त्म हो गया। हमारा आधा एस बन चुका है ऐसे, और आधा एस इस गड्ढे से निकाल के यहाँ कर लेना। कहाँ ख़त्म करना है, यहाँ ये जो गड्ढा है ना यहाँ ख़त्म कर देना है। अब ये वाले पॉइंट और अलीराजपुर शहर को हम जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे बुरहानपुर थोड़ा नीचे ऐसे है, तो यहाँ भी थोड़ा एक बार ऐसे कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये पॉइंट को हम जोड़ देंगे। अब हमारा ये जो शहर है सागर, ये गहरे गड्ढे के नीचे सागर है। यहाँ से ये रीवा पन्ना का पठार होगा इस साइड। ओके, ये हमारा है पन्ना, थोड़े से गड्ढा के नीचे पन्ना है। ओके, तो पन्ना को हम कहाँ रखें, रीवा पन्ना के पठार की साइड रखें कि यहाँ बुंदेलखंड की साइड रखें? एग्जैक्टली हम पन्ना को रीवा पन्ना के पठार की साइड रखेंगे, लेकिन इसका जो इस साइड की बाउंड्री है उसको हम बुंदेलखंड के पठार में रखते हैं और इधर टच कराते हैं। यानी हमारा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र तो बन गया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इधर पन्ना नेशनल पार्क है जो आधा छतरपुर में है और आधा पन्ना में है, तो पन्ना नेशनल पार्क दोनों में आता है। इधर बुंदेलखंड के पठार में आता है और दूसरी साइड रीवा पन्ना के पठार में आएगा। अब हमें पता है यहाँ पे सतना, रीवा, सीधी एंड सिंगरौली ये है। ओके, तो रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा को हम रीवा पन्ना के पठार में ले लेते हैं। यहाँ से ये रीवा पन्ना का पठार शुरू हो रहा है जो यहाँ जबलपुर तक जाएगा, और ऐसे एक हम लाइन खींच लेंगे और बघेलखंड का पठार ये जो था ना, ये बघेलखंड का पठार अपने आप दिखने लगेगा। इस पॉइंट तक रीवा पन्ना का पठार हो गया, ये मालवा का पठार बन गया। नर्मदा सोन वैली बनाना बड़ा इजी है, इसको इसके पैरेलल, ये वाली लाइन के पैरेलल चला देंगे तो ये नर्मदा सोन वैली बन जाएगा, और ये नीचे वाला क्षेत्र पूरा सतपुड़ा मैकाल्स रेडी हो जाएगा। अब बचा है हमारा मध्य भारत का पठार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अशोकनगर है, यहाँ से थोड़ा सा शिवपुरी की साइड जाएंगे और इस साइड घूम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऊंचे दिखेंगे इसको और थोड़े से नीमच को, और ये वाला क्षेत्र तो पूरा है ही, मध्य भारत का पठार बोलेंगे इसको। फ्रेंड्स, आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है ये, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एमपी का मैप बनाया है जिसमें हमने ये बात ध्यान रखी है कि ये शिवपुरी वाला पॉइंट थोड़ा अंदर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, जिससे हम ये लाइनें सही से ड्रॉ कर पाएँ। और यहाँ पे पन्ना वाला पॉइंट नीचे रहेगा, ये वाला गहराई यानी गड्ढा सागर तो हम पहले वीडियो से ही देखते आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला गड्ढा। और अलीराजपुर
थोड़ा ईस्ट वेस्टर्न साइड होने से पहले थोड़ा सा गड्ढा इधर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एस बनाना है। एस हमें शुरू करना है यहाँ से, और इसको हम जब नीचे की साइड ले जाते हैं तो शिवपुरी के जस्ट ऊपर से ही नीचे ले जाना है। और इसको हमने यहाँ छिपा दिया, इसको गड्ढे के नीचे लेके नहीं आना है, यहाँ छुपा देना है। ये आधा एस बन गया और आधा एस हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अलीराजपुर से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, ये पूरा मालवा बन जाएगा, ठीक। और ये हमारा जो पन्ना है, पन्ना उसकी ये वाली बाउंड्री हमें एक क्षेत्र दे देगी, यानी बुंदेलखंड। पन्ना से रीवा के बीच में रीवा पन्ना का पठार मिल जाएगा जबलपुर तक। इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करना, गलती आप यहाँ कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट को आप यहीं मैच कर दें। और नर्मदा सोन घाटी बनाना बड़ी इजी है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें, बाकी बघेलखंड तो अपने आप बन जाएगा और सतपुड़ा मैकालसेड़ी अपने आप बन जाएगा। अब एरिया में हमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। फ्रेंड वैसे याद नहीं रख सकते, ऐसे बड़ी इजीली याद रख लेंगे। नंबर 1 पर ये है मालवा सबसे बड़ा, सेकंड नर्मदा सोन घाटी, थर्ड सतपुड़ा मैकालसेड़ी, ओके। नंबर 6 एंड नंबर 7 जो बघेलखंड एंड बुंदेलखंड है, इन दोनों में हमेशा विवाद रहता है कौन छोटा है, लेकिन लास्ट में बघेलखंड ही छोटा निकलता है और उसके ऊपर बुंदेलखंड। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन कोई होगी नहीं लास्ट में। 6वें नंबर पर बुंदेलखंड और 7वें नंबर पर बघेलखंड। अब हमें देखना है सिर्फ 4th और 5th पर क्या है। तो 1 2 3 हो गया, ऊपर जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन ले रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी यहाँ पे मध्य भारत का पठार 4th नंबर पर हो जाएगा। और फिर नीचे आएंगे, जो लास्ट बचा है रीवा पन्ना का पठार, वो 5th नंबर पर हो जाएगा। एरिया में ये ऑर्डर है, सबसे पहले मालवा, नर्मदा सोन, सतपुड़ा 3 हो गए, 4th नंबर पर मध्य भारत का पठार, 5th रीवा पन्ना का पठार और 6वें 7वें नंबर पर बुंदेलखंड और बघेलखंड। फ्रेंड वीडियो बड़ी हो गई है, 12 मिनट 13 मिनट की वीडियो हो गई है, इसलिए हम पॉज करके यहाँ सारे पठार और उनका एरिया लिख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मालवा प्लेट्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसको ऑर्डर में लिखना बड़ा ही सिंपल है, सब हम ये नंबर ध्यान कर लेते हैं, 1 2 3 लाइन से चलेगा। तो मालवा, नर्मदा सोन, फिर 3rd नंबर पर हो जाएगा, उसके नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल। फिर नेक्स्ट लाइन में सबसे ऊपर जाएंगे तो मिलेगा मध्य भारत का पठार। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रीवा पन्ना का, और 6वें 7वें नंबर पर बुंदेलखंड बघेलखंड है ही सही। मालवा का पठार 88,222 किलोमीटर स्क्वायर और जो 28.6% है। नर्मदा सोन घाटी 86,000 किलोमीटर स्क्वायर जो 26% है। फिर एकदम से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11%, ये हो जाएगा 10.7%, ये हो जाएगा 10.3%। और बुंदेलखंड और बघेलखंड में 7% में विवाद है, लेकिन लास्ट में बघेलखंड 7 निकलता है और बुंदेलखंड 7.7। इसका एरिया देखेंगे तो आपको एमपी का एरिया याद होगा, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। 3 लाख का 11% लगभग 33-34 हज़ार होता है, तो 34,000 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य भारत का पठार 10%, 10.7%, तो ये भी लगभग 33-34 ही निकलता है, एग्जैक्टली 32,892। रीवा पन्ना का पठार लगभग 10% ही है, तो ये भी लगभग 32 निकलता है, 31,954। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड 25,000। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी ये 25,000 है और ये 23,000 है, ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये 23,000 है और ये 25,000 है। फिर आपको डाउट होगा फिर ये सबसे छोटा ये होना चाहिए, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए बस याद कर लो सबसे छोटा 7% वाला यानी बघेलखंड का वाला। जब हम बघेलखंड और बुंदेलखंड को डिटेल में देखेंगे तो हम आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मालवा पठार डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।